तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जैसा हमने आपसे कहा था, एक क्लास तो कल लाने वाली थी लेकिन कल नहीं आ पाई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो ये आज आई है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था एक दिन क्लास नहीं आती है तो कुछ स्टूडेंट्स है सर धोखा दे रहे हुए कर रहे हैं, अरे यार एक आध दिन नहीं आती है तो चलो गलती हो जाती है, लेकिन ऐसे कमेंट्स तो मत किया करो कम से कम। तो देखिए हमारी कौन सी क्लास 4 बैठेगी ये ओवरऑल। और आज हम नया टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये ईपीएफओ के पेपर में भी हमने देखा जो 5 सितंबर को हुआ था, उसमें जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया उसमें गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आया था, कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे काफ़ी। और उसमें बात करूँ तो थोड़े ऑथर्स है जो पुराने टाइम में बुक जिन्होंने लिखी ज़्यादातर वो क्वेश्चन बहुत आए। तो अब इसीलिए हमने स्टार्ट करा है। अब हम चाहते तो आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद स्टार्ट कर सकते, लेकिन फिर भी 1857 का रिवोल्ट हम शुरू में कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने पीरियड को लेकर चलेंगे आगे टाइम पीरियड को। और गांधी जी कांग्रेस के बारे को में हमें डिटेल से कवर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे और अब के भी। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, ये ज़रूर कहूँगा चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें पहले चैनल पर टेक्स्ट ग्रुप को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 11th May 1857. The city of Delhi had not yet woken up when a band of Sipais from Meerut, who had defied and killed the European officers the previous day, crossed the Jamna, set the toll house on fire and marched to the Red Fort. देखिए 11 मई 1857, अगर मैं आपसे बात करूं डेट एग्जैक्ट किस डेट से शुरू हुआ था रिवोल्ट, तो वो थी 10th मई। अब यह हम कंडीशन थोड़ी सी पढ़ रहे हैं जिसमें 11th मई 1857 की बात हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को जान रहे हैं। दिल्ली, अब ये समझिए आप, दिल्ली शहर उठा भी नहीं था उससे पहले, यानी अंधेरे ही बैंड ऑफ सिपाहीज मेरठ से जो रिबेलियन शुरू हुआ था वो पहुंच जाते हैं कहाँ, दिल्ली, यानी क्रॉस कर देते हैं जमुना को। यमुना नदी कहाँ पर है, दिल्ली, तो वहाँ पहुँच जाते हैं और रेड फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रेड फोर्ट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सबको मिलना है बहादुर शाह जफर सेकंड से, जिसको वो अपना एम्परर बनाएंगे, जिससे उन्हें अपने एक मोटिव मिल सके। दे एंटर्ड द रेड फोर्ट थ्रू द राजघाट गेट। देखिए रेड फोर्ट लाल किले में घुसते हैं राजघाट गेट की तरफ से, फॉलोड बाय एन एक्साइटेड क्राउड टू अपील टू बहादुर शाह सेकंड द मुगल एम्परर टू बिकम देयर लीडर, थस गिव लेजिटिमेसी टू देयर कॉज। लेकिन लेजिटिमेसी की अगर मैं आपसे हिंदी मीनिंग बात करूँ तो उसका मतलब होता वैधता। क्यों, देखिए क्यों घुसते हैं वो, बहादुर शाह से ये अपील करने के लिए कि प्लीज़ वो उनके एम्परर बन जाएं, जिससे लीडर बन जाएं, जिससे उनके इस रिबेलियन को एक वैधता, एक लेजिटिमेसी मिल जाए इस कॉज को। ये करने के लिए घुसते हैं वो वहाँ पर। ही वॉज हाउ एवर परसुएटेड, अब देखिए ये यहाँ बहादुर शाह की बात हो रही है। इफ़ नॉट कोज्ड, हाँ परसुएटेड यानी वो मान जाते हैं, और कोज्ड माने ज़बरदस्ती नहीं मतलब करी जाती है। He was however persuaded if not caused to give in and was proclaimed the Shahanshah of Hindustan. The Sipahis then set out to capture and control the imperial city of Delhi. अब देखिए बहादुर शाह को मना लेते हैं सिपाहीस के, आप ही हमारे लीडर होने वाले हैं, और वो मान जाते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं कि तुरंत मान जाते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं मानते हुए भी उनकी बातों में, मतलब उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बहादुर शाह सेकंड भी जो थे वो काफ़ी ओल्ड एज हो गई थी, 72 ईयर्स के हो गए थे वो भी, तो उनको भी अपना वो था, क्योंकि वो पेंशनर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पेंशन देती थी।
तो मान जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिपाहीज दिल्ली को कैप्चर करने के लिए, यानी उन वो भी क्या करते हुए आ रहे हैं मेरठ से, वो जितने भी यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं या जो भी है जिनसे मिल रहे हैं वो उनको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वही वो दिल्ली में करने वाले हैं। अब देखिए रिबेलियन ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया में ये 1857 का रिबेलियन हुआ था और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। साउथ इंडिया में कुछ नहीं था, बंगाल और पंजाब में मार्जिनली इफेक्टेड था। तो मेन मैं आपसे बात करूं तो ये नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया यानी इस पार्ट में ज़्यादा हुआ था। अगर मैं आपसे मान कर चलूँ कि ये हमारा इंडिया का एरिया है तो ये इस पार्ट में ज़्यादा हुआ था रिबेलियन। The 19th Native Infantry at Berhampur was refused to use the newly introduced Enfield rifle। अब देखिए थोड़ा सा कुछ महीने पीछे चलें तो बेरमपुर में 19वीं बटालियन यानी इन्फेंट्री को क्यों बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उसने नए एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया था। अ यंग सिपाही ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 34th नेटिव इन्फेंट्री में था मंगल पांडे, वेंट ए स्टेप फर्दर एंड फायर्ड एट द सर्जेंट मेजर। मंगल पांडे उससे भी एक कदम आगे बढ़ता है और अपने ही मेजर को फायर कर देता है। ही वॉज ओवर पावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, पकड़ लेते हैं उसको, कैद कर लेते हैं और उसकी रेजिमेंट को डिसबैंड कर देते हैं। द 7th ओड रेजिमेंट विच डिफाइडेड ऑफिसर मेट विद अ सिमिलर फेट। इसी की तरह ही 7th ओड रेजिमेंट भी होती है। अब मंगल पांडे को तो आपको सबको पता होगा कि सबके सामने उसको फांसी दी जाती है, क्योंकि वो इस अपने जो हेड होता है उसके ऊपर फायर कर देता है और वो मर जाता है। रूलर्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलर्स को हम देखें, कहाँ का कौन रूलर था। कानपुर में इस रिबेलियन में रूलर थे, कानपुर से नाना साहेब। कौन थे नाना साहेब? लास्ट पेशवा जो थे हमारे बाजीराव सेकंड, उन लोग के अडॉप्टेड सन। He had refused the family title and banished from Pune, was living near Kanpur। अपने देखिए राज अपन पार्ट को सबको छोड़कर पूना से निकल आए थे और कानपुर में इस टाइम रह रहे थे। लखनऊ में क्या हाल था? लखनऊ में बेगम हजरत महल took over the reins at लखनऊ where popular sympathy was overwhelming in favor। और अब देखिए यहाँ जो थे लखनऊ यानी अवध के जो नवाब थे उनकी हत्या कर देते हैं, तो इस वजह से यहाँ के लीडर कौन थी? बेगम हजरत महल। हर सन अब उन्हीं के जो बेटे हैं ब्रिटिश कादिर को वहाँ का नवाब मान लिया जाता है। बरेली में कौन था? खान बहादुर, ये लीड कर रहे थे। फॉर्मर रूलर ऑफ एक फॉर्मर रूलर थे रोहिलखंड के, उनके पुत्र थे, वाज प्लेस्ड कमांड। बिहार में कौन था? बिहार में हमारे रिवोल्ट को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, जमींदार ऑफ जगदीशपुर देखिए बिहार में पड़ता है आज भी। एक 70 वर्षीय आदमी ऑन द बैंक ऑफ बैंकरप्सी। अब देखिए एक गरीबी की तरफ बढ़ता हुआ 70 वर्षीय आदमी थे कुंवर सिंह, जो बिहार में इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई, हु एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द सिपाहीज एट झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी स्टोरीज और सब में आपने देखा होगा। सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर पूरे रिवोल्ट की थी रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ की उन्होंने लीडरशिप ले रखी थी? झांसी की। झांसी में देखिए उन्हें लड़ना क्यों पड़ा, तो रीज़न क्या है? लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था, उसने क्या करा था, उनका जो अडॉप्टेड सन क्या था, क्योंकि उनके जो सन हुए थे पहले वो मतलब उनकी हत्या हो जाती है। वो आपने शायद मूवी में भी देखा होगा कि उनके जो भाई होते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो भाई होते हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब मुझे यहाँ शासन मिल जाएंगे, तो जो साथ मिल जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है फिर उनके कोई एक या दो बार उनके जो बेटे होते हैं उनको वहाँ पर मतलब मरवा दिया जाता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सन अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वहाँ उस टाइम क्या लगा रखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल हुआ उस टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी अपना पुत्र ही विरासत में बैठ सकता है। अगर खुद का राजा का ही पुत्र है वही आगे राजपाट संभाल सकता है, अगर गोद लिया हुआ या और कोई भी है वो नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से वो एनेक्स कर रहे थे झांसी को, झांसी पे ये रूल लग रहा था।
अब इसी के अगेंस्ट में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर थी इस रिवोल्ट की। अब देखिए थोड़ा सा बैक में जाएंगे। रिबेलियन शुरू हुआ, कौन कहाँ से लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अनहैप्पीनेस, ऐसा क्यों था कि रिबेलियन शुरू हुआ? द अनहैप्पीनेस ऑफ द स्पॉट्स वाज, स्पॉट्स नहीं है ये, दिस इज सिपाही, SEPOUS वाज फर्स्ट सरफेस। 1824 की बात है पहली, व्हेन द 47th रेजिमेंट एट बैरकपुर वाज प्रेड टू गो टू बर्मा, अब उसे बर्मा भेजा जाता है। अब देखिए टू द रिलीजियस हिंदू, मतलब जो एक बहुत रिलीजियस हिंदू हैं, अब उनके लिए क्या था कि अगर वो क्रॉस करेंगे इस चीज़ को तो मतलब वो अपने धर्म से या अपनी जाति से बेदखल हो जाएंगे, इस तरह का उनका मानना था। द स्पॉट्स डे, अब सिपाहीज देयरफॉर रिफ्यूज टू कंप्लाई। अब वहाँ सिपाहीज को क्या था, परेशानी थी, उन्हें थोड़ा इस चीज़ का डर था। अब एक और चीज़, द कार्ट्रिजेज, अब जो उसकी न्यू राइफल की कार्ट्रिज थी उसे पहले छीलना पड़ता था दांतों से लोड करने से पहले, और जो वो ग्रीस लगी होती थी वो बनी होती थी बीफ से और पिग फैट से। तो द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू एले दीज फियर्स एंड द स्पॉट्स फेल्ट देयर रिलीजन। अब देखिए अगर कोई पवित्र है, कोई किसी जानवर की चर्बी को, या कोई जो वेजिटेरियन पर्सन है आज की डेट में भी, वो क्या चाहता है कि मतलब वेजिटेरियन ना हूँ, तो मतलब नॉन वेजिटेरियन वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो अपने रिलीजियस, अपने धर्म में मानता है या अपने आप को उसी तरह से रखना चाहता है। तो उस टाइम भी यही था। अब कोई वहाँ पर वेजिटेरियन है, कोई अपने धर्म में मानता है, तो आप उसको न्यू राइफल है, और उसमें वो दांतों से छीलना पड़ता था। अब वो जो थी ग्रीस वो बनी होती थी बीफ से और पिग फैट से, तो उनको यहाँ भी नाराज़गी थी, दो नाराज़गी थी। उसके अलावा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ भी सेकंड नहीं है, सिपाही है। अ सिपाही इन द इन्फेंट्री गॉट 7 रुपीज़ अ मंथ। देखिए उसे 7 रुपये महीना मिलता था अपनी एक बटालियन में सिपाही को। सैलरी, इस सैलरी नहीं, सवार जो और रैंक ऑफिसर होता, इन द कैवलरी वाज पेड ₹27, उसे 27 रुपये मिलते थे, आउट ऑफ विच ही हैड टू पे फॉर हिज ओन यूनिफॉर्म, फूड एंड द अपीप ऑफ हिज माउंट एंड ही वाज वेल। अब देखिए 7 रुपये सिपाही को मिलते थे, सवार को 27 मिलते थे, लेकिन उसमें से ही उसे अपनी वर्दी का, पैसों का, हर चीज़ का हिसाब करना पड़ता था, तो उसे 1 या 2 रुपये ही महीने के बचते थे। तो यानी सैलरी बहुत कम थी। देखिए 3 रीज़न क्या हो रहे हैं, आप उन्हें दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वो आपकी वहाँ से नाराज़गी है, आपने उनके लिए जो न्यू राइफल थी कार्ट्रिज थी उसे बाइटन कर रहे हैं, यानी उन वो एनिमल फैट से बनी हुई है, वो से नाराज़गी। तीसरी, सैलरी काफ़ी कम थी। ये कुछ रीजंस थे। उसके अलावा ऑलमोस्ट हाफ द इंडियन सोल्जर्स नॉट ओनली डिड नॉट रिवॉल्ट बट फॉर्ड। अब देखिए कम से कम आधे इंडियन सोल्जर्स ऐसे थे जो इस रिबेलियन में ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली वाज इफेक्टेड बाय 5 कॉलम्स कंसिस्टिंग ऑफ 1700 ब्रिटिश ट्रूप्स एंड 3200 इंडियन। देखिए 1700 ब्रिटिश ट्रूप और 3200 इंडियनों ने रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, यानी दोबारा से दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित करा था। द ब्लोइंग अप ऑफ कश्मीरी गेट वाज कंडक्टेड बाय 6 ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड NCOs एंड 24 इंडियंस, ऑफ whom 10 पंजाबी थे, जिसमें से 24 में से 14 थे आगरा और ओद से। आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर एंड जीनत महल हैड नो फेथ इन द सिपाही दैट नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश टू सिक्योर। देखिए अब जैसे जैसे रिबेलियन आगे बढ़ता जा रहा था तो बहादुर शाह जफर और जीनत महल को लगा कि हमें अब क्या है, ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रिबेलियन कब तक चलेगा और हमारे लिए क्या होगा। तो वो नेगोशिएट करना चाह रहे थे। मोस्ट ऑफ द तालुकदार ट्राइड ओनली टू प्रोटेक्ट देयर ओन। अब बड़े बड़े जो तालुकदार थे उन्होंने क्या करा, अपने हितों का ही बचाव करा बस। सम ऑफ देम लाइक मान सिंह, जैसे मान सिंह थे, उन्होंने बहुत बार चेंज साइड सेवरल टाइम। अब देखिए कभी वो सिपाहियों के साथ थे, कभी ब्रिटिश के साथ थे, तो ऐसे भी रहा। अब जॉन लॉरेंस, अब जॉन लॉरेंस कौन है, एक अंग्रेजी पत्रकार ही थे उस टाइम। rightly remarked that had a single leader of ability arisen among them the rebels we must have been lost beyond reduction। उसने कही थी अगर एक कोई सिंगल लीडर भी जिसके अंदर एबिलिटी होती लड़ने के लिए, अपना क्षमता पूरी तरीके से दिखाने के लिए, तो हम बहुत बुरी तरह हार सकते थे।
उस टाइम देखिए मेन जो इसका था, यूनिटी नहीं बन पाई थी ऑल ओवर इंडिया में। अब जैसे हम देखें नॉर्थ इंडिया में क्या था, नॉर्थ इंडिया में हम लड़े लेकिन साउथ इंडिया में कुछ है ही नहीं, बंगाल पंजाब में बहुत हल्का हल्का है, तो उस तरीके से हम नहीं कर पाए। यूनिटी बनती जैसे 1947 के टाइम बनी तो शायद हम कर पाते। अब देखिए 20 सितंबर 1857 द फर्स्ट टू फॉल वाज दिल्ली। अब देखिए दिल्ली पर वापस रिकैप्चर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 सितंबर 1857 को। बहादुर शाह जफर who took refuge in Humayun tombs, captured, tried and deported to Burma। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे आज भी याद है, केबीसी में पूछा गया था आज से 8 से 10 साल पहले। और क्वेश्चन कुछ यही था कि जब ब्रिटिश ट्रूप्स ने बहादुर शाह जफर को पकड़ा था 1857 में रिवोल्ट के दौरान, तो कहाँ से उन्हें पकड़ के लाए थे, उस टाइम कहाँ छुपे हुए थे। तो राइट आंसर इसका हुमायूं टॉम्ब है, वहाँ से उन्हें पकड़ कर लाकर डिपोर्ट कर दिया गया बर्मा, जहाँ आपने सुना होगा रंगून की जेल में उन्हें रखा गया था। उसके बाद द रानी ऑफ झांसी। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई की डाइड फाइटिंग, अब वो आपको पता है रणभूमि में ही शहीद हुई थी। तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी। उसके बाद जनरल ह्यूज रोज। अब जनरल ह्यूज रोज कौन से थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिनकी फाइट हुई थी, जो उनके साथ लड़ रहे थे झांसी में। Who defeated her, paid high tribute to his enemy when he said that here lay the woman who was the only man among the rebels। उन्होंने कहा था कि ये पूरे पुरुष रिबेलों में एक लौती महिला थी, मतलब आप ऐसे समझिए कि इकलौती महिला थी जो पुरुषों की तरह लड़ी थी इस पूरे रिबेलियन में, ये कहा था उन्होंने। नाना साहिब रिफ्यूज़ टू गिव इन एंड फाइनली, नाना साहिब ने क्या करा, देखिए लड़े थे, उसके बाद वो एस्केप करके नेपाल में बिगिनिंग ऑफ 1859, इस उम्मीद में कि दोबारा इस रिबेलियन को रिन्यू कर पाएंगे। 9 मई 1858 कुंवर सिंह डेस्पाइट हिज ओल्ड एज वाज टू वीक फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स कॉन्स्टेंटली केप्ट गैसिंग। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की भी डेथ हो गई। उसके बाद टांटिया टोपे, जो गोरिल्ला वार यानी जंगलों में छुपकर वो ब्रिटिश आर्मी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे, वो भी फाइनली एक ज़मींदार ने उनके साथ धोखा कर दिया और अप्रैल 1859 में उनकी भी डेथ हो गई। आगे देखते हैं। अब देखिए म्यूटनी, रिबेलियन ऑफ म्यूटनी। अब देखिए स्टार्ट क्यों हुआ था, द म्यूटनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10 में 1857। 10 में 1857 से ऑफिशियल तौर पे स्टार्ट हो गया था। द सोल्जर्स अलॉन्ग विद अदर ग्रुप्स ऑफ सिविलियन वेंट ऑन अ रैम्पेज शाउटिंग। अब देखिए वो क्या नारे लगा रहे थे, मारो फिरंगी को। दे ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर्ड यूरोपियंस, बर्न देयर हाउसेज एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। उसके बाद उन्होंने जेलों पर हमला करा, यूरोपियंस को मारा, उनके घरों को जलाया और दिल्ली यानी सनसेट के टाइम पर मेरठ से वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। रिबेलियन सेंटर्स, देखिए अलग अलग सेंटर्स थे, जैसे दिल्ली में रिबेलियन कब हुआ, यहाँ से मैं आपको ये कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1857 रिबेलियन से क्वेश्चन आए, ये सेक्शन ऐसा है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए रिबेलियन सेंटर्स दिल्ली। रिबेलियन स्टार्ट फ्रॉम 11 में, अब 11 में 1857 से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 20 सितंबर 1857 को। बहादुर शाह सेकंड, जफ़र और बख्त खान इज़ द कमांडिंग। इंडिया की तरफ से कौन थे, बहादुर शाह सेकंड और जफ़र बख्त खान, मतलब इंडिया का एक पक्ष ये था और दूसरा जॉन निकोलसन ब्रिटिश ऑपरेशर थे जिनके खिलाफ ये लड़ रहे थे। ये था कंडीशन दिल्ली की। कानपुर में क्या था, 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था और 6 दिसंबर 1857 को ख़त्म हुआ था। नाना साहब और लॉयल कमांडर उनके टांटिया टोपे कमांड में थे। अंग्रेज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी से कॉलिन कैंपबेल थे। लखनऊ 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ, 21 मार्च 1858 को ख़त्म हुआ। बेगम हज़रत महल, ये एम है, बेगम हज़रत महल कमांड में थी एंड कॉलिन कैंपबेल ही यहाँ पर थे ब्रिटिश की तरफ से। आगे देखते हैं झांसी, 4 जून 1857 को ही शुरू हुआ,
18 जून 1858 तक यहाँ पर रहा रिबेलियन। रानी लक्ष्मीबाई लीडर थी, ह्यूज रोज यहाँ से ब्रिटिश लीडर थे। उसके बाद इलाहाबाद 5 जून 1857 से शुरू हुआ, मार्च 1858 तक रहा। लियाकत अली यहाँ पर कमांड में थे, कॉलोनल नील यहाँ पर ब्रिटिश की तरफ से थे। तो आगे यहाँ पर शायद यहीं पर ख़त्म है। तो चलिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक लेक्चर और लगेगा इसमें ही, हमारे इसमें ही रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक लेक्चर और लगेगा। अभी एक लेक्चर में भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और भी सभी अपने फ्रेंड्स कलीग सबको बताते रहिए। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नोट्स बनाते रहिए। PDF मैंने आपसे पहले भी बताया है, जब कम से कम आधा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।